हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, बिस्मार्क की विदेश नीति में भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? बिस्मार्क की विदेश नीति में भूमिका का वर्णन करें। या तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जर्मनी के निर्माण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो सेम तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि बिस्मार्क की विदेश नीति। आखिर विदेश नीति का मतलब क्या होता है? विदेश नीति का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कह सकते हैं ना कि वैसा नीति जिसमें से कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दूसरों देशों के साथ में संबंध बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विदेश नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेश नीति। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है विदेश नीति के तात्पर्य से। ठीक है, लिखना आपको है कि विदेश नीति से तात्पर्य बताना है कि वैसा नीति जिसमें कोई देश अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अपने देश की रक्षा हेतु दूसरे देशों के साथ में संबंध स्थापित करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विदेश नीति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विदेश नीति के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछेगा कि विदेश नीति का मतलब क्या है, तो सीधा आपको कहना है कि वैसा नीति जिसमें से कोई देश अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दूसरे देशों के साथ में संबंध स्थापित करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विदेश नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था कि बिस्मार्क की विदेश नीति या तो फिर जर्मनी के निर्माण में बिस्मार्क की भूमिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जर्मनी के निर्माण में आखिर बिस्मार्क की क्या भूमिका रही। जर्मनी के निर्माण में बिस्मार्क की भूमिका क्या रही? ठीक है, तो देखिए बातें यहां से उठती है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने, कौन? प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रख करके बिस्मार्क को जो है ना अपना चांसलर नियुक्त किया। किसने? प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने क्या किया? जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रख करके बिस्मार्क को जो है अपना चांसलर नियुक्त किया। ठीक है, और उसके बाद कहा जाता है कि बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक था। कौन? पूछा जाएगा कि बिस्मार्क कौन था, तो एक प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता था और कूटनीतिक था। कौन? बिस्मार्क। ठीक है, कहा जाता है कि बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण जो है ना आदर्शवादी से नहीं बल्कि रक्त और तलवार की नीति से होगा। इसने कहा था, बिस्मार्क ने कहा था कि जर्मनी का अगर एकीकरण करना है ना तो शांतिपूर्वक से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा। जर्मनी का एकीकरण के लिए हम लोगों को तलवार उठाने की जरूरत पड़ेगी और इसमें से कई लोगों का जान भी जाएगा। ये किसने कहा था? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने कहा था। ठीक है, मिस कहा गया है कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जो है रक्त और तलवार की नीति अपनानी पड़ेगी, ये कहा था बिस्मार्क ने। अब देखिए कहा गया है कि इसके लिए सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति को सुधारा तथा सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। इसके लिए मिस जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया? अपने आर्थिक सुधारों के द्वारा जो है प्रसा की स्थिति को सुधारा और सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। किसने? बिस्मार्क ने। उसके बाद उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ में युद्ध किया। किसने? बिस्मार्क ने। क्या कहा गया है कि बिस्मार्क ने जो है ना जर्मनी की एकीकरण करने के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ में युद्ध भी किया था। उसके बाद कहा गया तथा सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हराया। ठीक है, और बिस्मार्क ने क्या किया? सेडान के युद्ध में जो है ना फ्रांसीसियों को जो है बुरी तरीके से हरा दिया था। उसके बाद कहा गया कि सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्तियों के रूप में हुआ। और सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था? जर्मनी का जो उदय है ना महाशक्ति के रूप में हुआ था। और जर्मनी और फ्रांस जो है ना दोनों पड़ोसी देश थे। ठीक है, कहा गया कि इस प्रकार बिस्मार्क जो है उपयुक्त नीतियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बिस्मार्क जो है उपरोक्त लिखे गए नीतियों के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। किसने? बिस्मार्क ने। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने जान गया कि आखिर बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए क्या क्या भूमिका निभाई। अब बातें यहां पे आती है कि बिस्मार्क की विदेश नीति की पृष्ठभूमि, कि आखिर बिस्मार्क ने विदेश नीति जो अपनाया था, आखिर वो कौन सी विदेश नीति अपनाया था। ठीक है, किस किस देशों के साथ संबंध रखा था, और मान लीजिए अगर दूसरे देशों के साथ संबंध रखा तो उसका लक्ष्य क्या था। ठीक है, और किस बातों पर विचार किया गया। तो इसको जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो और अगर आप लोग मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 की तैयारी करना चाहते हो, या तो फिर सेमेस्टर 4 के फुल्ली तैयारी करना चाहते हो,
तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको इस चैनल पे मिलने वाला है दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है मेजर 6 के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि बिस्मार्क की विदेश नीति की पृष्ठभूमि, क्या कहा गया, बिस्मार्क की विदेश नीति की पृष्ठभूमि। और यहाँ पे लिखा हुआ कि 1871 से 1890 तक बिस्मार्क की विदेश नीति निम्नलिखित विचारों पर आधारित थी। मीन्स 1871 से लेकर के 1890 तक के बिस्मार्क की जो विदेश नीति थी उसका निम्नलिखित विचारों पर आधारित था ये। तो क्या क्या विचार था? पहला कहा गया है कि जर्मनी का एकीकरण हो जाने के बाद बिस्मार्क यूरोप महाद्वीप में शांति चाहता था। मीन्स जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जो है ना बिस्मार्क जो है पूरे यूरोप महाद्वीप में क्या चाहता था? शांति। ठीक है, कि पूरा यूरोप महाद्वीप कैसा रहे? शांति रहे। ठीक है, अतः उसने सीमा विस्तार की नीति को छोड़ करके घोषणा किया कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है। उसके बाद जो है ना उसने क्या किया, अपने सीमा विस्तार की नीति को छोड़ दिया। मीन्स जो सीमा को विस्तार कर रहा था, जो बढ़ा रहा था, ठीक है, उसको वो छोड़ करके घोषणा किया कि जर्मनी क्या है? एक संतुष्ट राष्ट्र है और वो अब किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं। ये किसने घोषणा किया? तो बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। फिर देखिए दूसरा में कहा गया कि बिस्मार्क महाद्वीपीय दृष्टिकोण का समर्थक था। कौन? बिस्मार्क जो है महाद्वीपीय दृष्टिकोण का समर्थक था। वह जो है ना जर्मनी को साम्राज्यवादी नीति से दूर रखना चाहता था। वह इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और इटली इन प्रमुख राज्यों से घनिष्ठ संबंध रखना चाहता था। मीन्स जर्मनी जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और इटली के साथ जो है ना क्या रखना चाहता था? मित्रता का संबंध रखना चाहता था, ताकि यूरोप में जो है शांति स्थापित हो सके। ये कौन चाहता था? जर्मनी चाहता था। और जर्मनी में कौन चाह रहा था? तो बिस्मार्क चाह रहा था। कौन? बिस्मार्क। ठीक है, अब देखिए तीसरा में कहा गया कि बिस्मार्क को सबसे बड़ा खतरा फ्रांस से था। बिस्मार्क जो है उसको सबसे बड़ा खतरा किससे था? फ्रांस से। ठीक है, क्योंकि फ्रांस को वो युद्ध में हराया था, है ना। अतः वह फ्रांस को जो है ना यूरोप की राजनीति से मित्रहीन एवं एकाकी बनाना चाहता है। इसलिए वो चाहता था, बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस को जो है ना पूरे यूरोप के जो देश है उसको उससे दोस्ती ना बना करके रखे। ठीक है, और मित्रहीन कर दे उसको। ये कौन चाहता था? बिस्मार्क चाहता था। कहा गया कि फ्रांस को आंतरिक रूप से भी निर्बल बनाए रखा जाए। इस दृष्टि से फ्रांस में गणतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया जाए, ताकि इस व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस अपने मतभेदों का शिकार बना रहे। मीन्स कहा ये चाहता था, मीन्स जर्मनी सीधा चाहता था, ठीक है, कि फ्रांस जो है ना वो नीचे दब के ही रही, वो कभी उठ पाए नहीं, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने नहीं आ पाए। ये कौन चाहता था? बिस्मार्क चाहता था और जर्मनी चाहता था। फिर चौथा में कहा गया कि बिस्मार्क की दृष्टि में रूस का सर्वाधिक महत्व था। बिस्मार्क की दृष्टि में जो है ना सबसे अधिक महत्व किसका था? रूस का। उसने कहा कि रूस मेरी विदेश नीति की धुरी है। ये किसने कहा था? बिस्मार्क ने कहा था कि रूस जो है ना मेरे विदेश नीति का क्या है? धुरी है। धुरी मतलब समझते हैं? बेस समझते हैं? बेस। बेस मतलब क्या होता है? आधार, है ना। तो वही कहा कि रूस जो है ना मेरे विदेश नीति का क्या है? एक आधार के समान है, बेसमेंट के समान है। पांचवा पॉइंट में कहा गया कि उस समय इंग्लैंड जो है ना शानदार अलगाव की नीति का पालन कर रहा था, और बिस्मार्क ने ऐसी विदेश नीति का पालन करना उचित समझा जिसका इंग्लैंड के विदेश नीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। उस समय जो है ना इंग्लैंड जो है अलगाव की नीति अपना रहा था। ठीक है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए बिस्मार्क ने सोचा कि मैं एक ऐसा नीति का पालन करूं, ऐसा विदेश नीति का पालन करूं जिससे इंग्लैंड को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए उसने क्या किया? जर्मनी की जल सेना का विस्तार करके छोड़ दिया। ठीक है, और थल सेना का ही विस्तार किया। किसने? जर्मनी ने जो है अपने जल सेना का विस्तार करने का छोड़ करके जो है ना थल सेना का विस्तार किया, क्योंकि जल सेना जो है वो इंग्लैंड भी विस्तार कर रहा था। ठीक है, तो वो नहीं चाहता था कि मेरे में और इंग्लैंड में क्या हो, कोई बाधाएं उत्पन्न हो, किसी तरह का युद्ध वगैरह हो जाए। इसलिए जर्मनी ने जल सेना को छोड़ करके थल सेना का विस्तार किया, और उसने कहा था कि जर्मनी स्थल चूहा है। जर्मनी क्या है? स्थल चूहा है, जबकि इंग्लैंड जो है जल चूहा है। मीन्स इंग्लैंड जो है मीन्स जल का वो राजा है, और जर्मनी जो है स्थल का राजा है। स्थल चूहा व जल चूहा में संघर्ष नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? बिस्मार्क ने कहा था कि स्थल चूहा और जल चूहा में क्या हो सकता? संघर्ष कभी हो सकता नहीं है। अंततः मैं क्या कर सकता हूँ? इंग्लैंड के साथ मित्रता पूर्वक संबंध रख सकता हूँ। ये किसने कहा था? बिस्मार्क ने कहा था।
अब देखिए यहां तक हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि आखिर बिस्मार्क ने विदेश नीति के तहत किन किन विचारों पे बातें किया था। ठीक है, अब बात यहां पे आता है बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांत कि आखिर बिस्मार्क का जो विदेश नीति था उसका क्या क्या सिद्धांत था। ठीक है, तो कहा जाता है कि बिस्मार्क की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला सिद्धांत था कि अपनी विजयों को सुरक्षित रखना। विदेश नीति के माध्यम से वो चाहता था कि उन्होंने जो विजय प्राप्त किया वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, ताकि अगर वो दूसरे देशों के साथ दोस्ती बना के रखेगा तो दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेंगे, है ना। तो पहला उसका जो सिद्धांत था वो था अपनी विजयों को सुरक्षित रखना। दूसरा था यूरोप महाद्वीप में शांति स्थापित करना। वो चाहता था कि पूरे यूरोप महाद्वीप में क्या रहे, शांति स्थापित रहे। ये कौन चाहता था, बिस्मार्क चाहता था। इसलिए जो है वो विदेशों के साथ में क्या करना चाहता था, संधि करना चाहता था और मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता था। कौन, बिस्मार्क। फिर तीसरा उसका उद्देश्य था फ्रांस को मित्रहीन बनाना। तीसरा उसका उद्देश्य था और सबसे बड़ा उद्देश्य था कि फ्रांस को जो है मित्रहीन बनाना। वो फ्रांस को देखना चाहता भी नहीं था। कौन, जर्मनी और बिस्मार्क। इसलिए वो कहा था कि मुझे क्या करना है, फ्रांस को जो है मित्रहीन बनाना है। ठीक है, हमें इस यूरोप के देशों से अलग करना है तथा फ्रांस के विरुद्ध व जर्मनी के पक्ष में गुटबंदी करना। और वो चाहता था कि फ्रांस के विरुद्ध गुटबंदी बनाना। ठीक है, अगर हम लोग गुट बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे तो फ्रांस को उसमें शामिल नहीं करेंगे। ये कौन कहता था, जर्मनी कहता था। और जो भी गुट बनाएंगे उसमें जर्मनी शामिल रहेगा लेकिन फ्रांस शामिल नहीं रहेगा। मींस फ्रांस को जो है यूरोप से बाहर निकाल देना, यूरोप के ग्रुप से बाहर निकालना है। ये कौन चाहता था, बिस्मार्क चाहता था। अब देखिए बाद में यहां पे आता है निष्कर्ष का। ठीक है, तो कहा गया है कि एक इतिहासकार ने लिखा है, एक इतिहासकार ने लिखा है कि बिस्मार्क जो है यूरोप महाद्वीप में जर्मनी को संतुष्ट साम्राज्य बनाना चाहता था। मींस बिस्मार्क जो है यूरोप के महाद्वीप में जर्मनी को जो है एक संतुष्ट साम्राज्य बनाना चाहता था। मींस शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। कौन, बिस्मार्क। ठीक है, कहा गया कि उसकी विशेष इच्छा थी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन यूरोप की राजधानी का केंद्र बने। मींस उसका इच्छा था कि जर्मनी की राजधानी जो है वो क्या बने, बर्लिन यूरोप की राजधानी का केंद्र बने। ये कौन चाहता था, बिस्मार्क चाहता था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।